हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3394। चेक इफ ग्रिड कैन बी कट इनटू सेक्शंस। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन एन इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन of an n cross n grid with the origin at the bottom left corner of the grid. You are also given a 2D array of coordinates rectangles where rectangles I is in the form of start x, start y, and x and y, representing a rectangle on the grid. Each rectangle is defined as follows. Start x and start y are the bottom left corner of the rectangle, and x and end y are the top right corner of the rectangles. तो एक n इंटीजर दिया है जो कि आपके n क्रॉस n की ग्रिड बता रहा है। ग्रिड मतलब एक xy प्लेन विद द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड। तो आप समझ सकते हो एक तरह से पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो हम मानते हैं ना, जिसमें x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और x की वैल्यू अप टू n होगी और y की भी अप टू n होगी। आपको एक 2D एरे भी दिया गया है जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं रेक्टेंगल्स के। तो रेक्टेंगल्स वो जो आपका क्वाड्रेंट है, आप ग्रिड बोल सकते हो, उसमें वो रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। हर एक रेक्टेंगल को बताया गया है चार इंटीजर वैल्यू से, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, एंड एक्स और एंड वाई। स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट बताता है और एंड एक्स और एंड वाई टॉप राइट कोऑर्डिनेट बताता है। तो एक पूरा रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इन दो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। नोट दैट रेक्टेंगल डू नॉट ओवरलैप। तो मतलब दो रेक्टेंगल जो उस ग्रिड में होंगे वो कोई भी दो रेक्टेंगल ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। Your task is to determine if it is possible to make either two horizontal or two vertical cuts on the grid, such that each of the three resulting sections formed by the cuts contains at least one rectangle. Each rectangle belongs to exactly one section. Return true if such cuts can be made, otherwise return false. तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा पिक्टोरियल वे में इजी होगा समझाना, तो क्विकली मैं बता देता हूँ कि कट्स को समझाया कैसे गया है। मान लीजिए ग्रिड है, 0 0 पे एसोसिएटेड है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हमें ना दो कट्स लगाने हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली रैंडमली मैं कट लगा रहा हूँ, एक कट ये हो जाएगा, एक कट ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने एक्स इक्वल टू 2 पे कट लगाया और एक्स इक्वल टू 3 पे लगाया, तो हमारी एक लाइन ये होगी। ठीक है, ये तो मैंने लगाया एक्स लाइन पे कट। सिमिलरली मैं वाई लाइन पे भी कट लगा सकता हूँ। वाई लाइन पे कुछ ऐसे कट लगेंगे, मान लीजिए वाई इक्वल टू 2 है और ये वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो जब कट लगते हैं तो आपके तीन सेक्शन बनते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक ये सेकंड, एक ये थर्ड। आपकी पूरी जो ग्रिड होती है वो तीन भाग में बट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा ये गया है कि जो तीन सेक्शंस बनेंगे कट लगने के बाद, एटलीस्ट वन रेक्टेंगल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए मैंने वाई लेंथ पे ऐसे कट लगा रखे हैं, तो एक रेक्टेंगल यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब है दो भी हो सकते हैं, यहाँ भी एक हो सकता है, यहाँ भी हो सकते हैं, इसमें खाली एक ही रहा। अगर ऐसा सिनेरियो बन सकता है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। और सेम ही सिनेरियो एक्स जो ग्रिड है, अगर आप इस पे भी बना सकते हो, इस पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन बन जाएगा। और अगर यहाँ भी एक एक रेक्टेंगल प्रेजेंट होगा तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। आप और ये भी बताया गया है कि एवरी रेक्टेंगल बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेक्शन। तो हर एक रेक्टेंगल ना एक सेक्शन को ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई रेक्टेंगल ऐसा हो आधा इधर है और आधा इधर है। अगर ऐसा है तो ये कट ही इलीगल है, ये कट हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाली लाइन आप बना ही नहीं सकते। या तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी या यहाँ से गुजरेगी, सेंटर से नहीं गुजर सकती, क्योंकि अगर ये सेंटर से गुजरी तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये दो सेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते। रिटर्न ट्रू इफ सच कट्स कैन बी मेड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो हम एक्स पे अगर कट बना सकते हैं तब भी ट्रू है, अगर वाई पे बना सकते हैं तब भी ट्रू है। वाई और एक्स अगर इनमें से कोई भी एक तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं, देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स है कि जो ग्रिड की एन वैल्यू में है पता, वो 10⁻⁹ तक जा सकती है। तो सपोज मतलब मान के चलिए ग्रिड बहुत बड़ी है और जो रेक्टेंगल्स की लेंथ है वो 10⁵ है, मतलब इतने रेक्टेंगल आपकी ग्रिड में होंगे 10⁻⁵।
रेक्टेंगल्स का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई एट एक्स और एंड वाई, उनकी जो वैल्यू होगी वो n से छोटी होगी, मतलब वो ग्रिड के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कोई ग्रिड के बाहर है रेक्टेंगल। ठीक है, और दोबारा बताया गया है कि नो टू रेक्टेंगल्स ओवरलैप। सिंपली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे दो रेक्टेंगल ना ओवरलैप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में वैसे हमने देखा है टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये अलाउड है, टच कर सकते हैं बट ओवरलैप नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, एक बार ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं सारी, फिर एग्जाम्पल वाइज हम देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्विकली दो ऑब्जर्वेशन जो देखी थी वो हमने नोट डाउन कर लिया। दो रेक्टेंगल ओवरलैप नहीं कर सकते, और हम कट ऐसा नहीं लगा सकते कि आपके रेक्टेंगल स्प्लिट हो जाए। कट हमेशा ऐसे लगेगा जिसमें एटलीस्ट वन रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल है वो एक ही सेक्शन में बिलोंग करेगा। तो ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रूट फोर्स, क्योंकि हमें दो लाइंस या तो एक्स प्लेन से ड्राइव करनी है, ड्राइव मतलब या तो एक्स प्लेन पे ड्रॉ करनी है या वाई प्लेन पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमारे पास n नंबर्स हैं जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ 1 से n, और n में से मेरे को कोई भी रैंडम दो नंबर चूज करने हैं, क्योंकि अगर ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो हर दो नंबर को चूज करना होगा जितने भी पॉसिबल है। तो ये बनेगा nc2, दैट इज n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, जो कि रफली बनता है n-1/2। तो ये तो आ गया आपका आउटर लूप, जिससे आपको दो वैल्यूज पता लगेंगी। तो आप O ऑफ n स्क्वायर में तो आपका आउटर लूप चलेगा जो आपको कट वन और कट टू की वैल्यू देगा। नाउ आपको एक इनर लूप बताना होगा जिसमें आप बताओगे कि पहला तो ये चेक करोगे ये कट किसी रेक्टेंगल को स्प्लिट तो नहीं कर रहा, दूसरा आप ये चेक कर रहे होंगे कि हर एक सेगमेंट में आपका एक रेक्टेंगल प्रेजेंट है। तो आई होप वो O ऑफ n में हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल बचेगा ये O ऑफ n³ जो कि नॉट पॉसिबल। आपके पास 10⁻⁹ तो n की वैल्यू है, और 3 करोगे तो 10⁻27। किसी भी ऑनलाइन जज प्लेटफॉर्म पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, स्लाइटली ऑप्टिमाइज करते हैं इसको। और ये तो हमने खैर एक प्लेन के लिए देखा था, एक्स प्लेन के लिए हम करेंगे, सिमिलरली हमें वाई प्लेन के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोड तो नहीं चला, बट हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि हम एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट को देख लेते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब इस पे आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं पहले स्टार्ट करूं कि x पे अगर हम कट लगाने की कोशिश करें, तो x पे आप कट कहाँ कहाँ लगा सकते हो। अगर कट लगाने के ऑप्टिमल पॉइंट्स जो होंगे, इस बार ब्रूट फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्टिमल पॉइंट्स वहाँ होंगे जहाँ पर आपका रेक्टेंगल वाला एरिया नहीं होगा। तो अगर मैं एक्स साइड पे प्रोजेक्शन लूँ, प्रोजेक्शन का मतलब अगर कोई बंदा इधर से खड़ा होके आपकी देख रहा है, मतलब मान लो 2D प्लेन नहीं है, 1D प्लेन है, और कोई देख रहा है उधर से, तो एक्स प्लेन पे क्या बन रहा होगा अल्टीमेटली, तो आपके एक्स प्लेन पे कुछ ऐसा होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अभी मैंने क्या बोला कि मैं कट उस जगह पर लगाऊंगा जहां पर कोई भी रेक्टेंगल वाला एरिया नहीं होगा। तो रेक्टेंगल वाला एरिया है कहाँ, तो मैं अगर इस येलो वाले रेक्टेंगल को देखूं तो ये 1 से 5 तक रेक्टेंगल वाला एरिया है, 1 से 5 तक। तो मैं यहाँ कट नहीं लगा सकता, तो मैं कट कहाँ लगा सकता हूँ, फिर मैं ज़ीरो पे कट लगा सकता हूँ, बट ज़ीरो पे कट लगाऊंगा तो दो ही सेक्शन बन पाएंगे, दो भी नहीं बन पाएंगे, अल्टीमेटली एक ही बनेगा राइट साइड वाला। तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब अभी कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं देख के बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ तो कट लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फिजिबल ही नहीं है। ज़ीरो पे लगा नहीं सकता क्योंकि आपका सेगमेंट ही एक बनेगा, तो एक्स पे तो मुझे दिख ही रहा है कि कोई कट लग ही नहीं सकता। सिमिलरली वाई पे एक प्रोजेक्शन होगा, अगर कोई इधर से खड़ा होकर देख रहा होगा और 1D प्लेन होगा। 1 2 3
वन पे आपके कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो 5 से लेके 4 तक एक ब्लू रेक्टेंगल है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से लेके 2 तक भी एक ब्लू रेड रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से लेके 1 पे भी एक रेक्टेंगल है। वो बस स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं है वाई की तरफ, क्योंकि उसका x इक्वल टू 1 है, बट जब आप इधर से देख रहे होंगे तो वो अल्टीमेटली प्रोजेक्शन तो वही बना रहा होगा। तो वहाँ भी एक रेक्टेंगल है, 2 से लेके 1 तक भी एक रेक्टेंगल है, सॉरी 1 तक नहीं, 0 तक। ठीक है, बट हमने ग्रीन रेक्टेंगल जो था ना, ये इसको मिस करा। रेक्टेंगल तो ये भी है, बट ये कहाँ पे है? ये 3 से लेके 2 तक है, मतलब एक ये यहाँ पर है। बट जब मैं इधर से देख रहा हूँ ना, जब मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूँ तो ये छुप गया। ये 5 से लेके, सॉरी जो 4 से लेके 2 तक वाला रेक्टेंगल था ना, रेड कलर का, इसके पीछे छुप गया ये। मान सकते हो ओवरलैप कर गया, है ना? 2D वाला जो हमारा ग्रिड था उसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है, बट जो मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूँ ना 1D प्लेन पे, वहां पे ओवरलैप हो रहा है। उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम अल्टीमेटली यहाँ से तो कभी लाइन निकालने नहीं वाले। ठीक है, अब मैं लाइन ड्रॉ कहाँ पे कर सकता हूँ? मैं 5 पे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक फिजिबल पॉइंट। 4 पे कर सकता हूँ, ये भी फिजिबल पॉइंट है। 3 पे नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इसको बाइसेक्ट कर देगा। 2 पे भी कर सकता हूँ, ये भी एक फिजिबल पॉइंट है। 1 पे नहीं कर सकता, क्योंकि 1 इसको बाइसेक्ट कर देगा। 0 पे तो वैसे ही नहीं कर सकता। सिमिलरली 5 पे भी वैसे ही नहीं कर सकता था, क्योंकि 5 भी एक ही सेगमेंट बनाता है इधर वाला, 0 भी इधर वाला बनाता। तो अल्टीमेटली मेरे पास ऊपर कितने सेगमेंट बचे थे? 4 बचा था, और आपका 3 तो हो ही नहीं सकता था। तो अल्टीमेटली मतलब अगर मैं शुरू से देखूँ तो 5 था, 4 था, 2 था, और 0 था। 0 और 5 को तो मैंने हटा ही दिया था, क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनको यूज़ करूँगा तो अल्टीमेटली 3 सेगमेंट तो बनने ही नहीं वाले हैं। तो मेरे पास बचे 4 और 2, और वही मैंने यूज़ करे थे आंसर में, और उसी से आंसर निकला था। तो अब जनरलाइज करते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ 1D प्लेन में, एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हैं। तो अगर मैं हर एक रेक्टेंगल का जो प्रोजेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, उस प्रोजेक्शन को मैं एक इंटरवल मान सकता हूँ। मान के सकता हूँ, है ही वो इंटरवल है कि कहाँ से कहाँ तक रेक्टेंगल का एरिया है। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे एक पूरी नंबर लाइन है, और मैं करता हूँ कि ये रेक्टेंगल 1 का स्टार्टिंग, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ये है रेक्टेंगल 1 का L1 और R1 ऑन सम एक्सिस। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अभी किसी एक को, क्योंकि ये दोनों सेम ही है अल्टीमेटली, जब मैं प्रोजेक्शन करता हूँ, जब इनको 1D प्लेन में लाता हूँ तो ये सिमिलर ही बिहेव करते हैं। 1D में तो दोनों सेम ही है, तो मैं कोई भी एक्सिस मान सकता हूँ। तो मान लीजिए पहला रेक्टेंगल ये है L1 R1, उसके लेफ्ट और राइट कोऑर्डिनेट है रेक्टेंगल 1। दूसरा है रेक्टेंगल 2, इसके भी L1 और R1 है। और एक है रेक्टेंगल 3, इसके भी, नहीं ये तो L2 R2 होगा ना, फिर ये L3 R3 होगा। ठीक है, तो ये वो वाला रेक्टेंगल था जो अभी छुपा हुआ था ना, ग्रीन वाला। तो ये छुपा हुआ रेक्टेंगल है। ठीक है, और एक नंबर लाइन है जो मान लीजिए यहाँ तक है। नंबर लाइन मतलब जो प्लेन है, क्योंकि ये सारे रेक्टेंगल अंदर ही होंगे तो ऑब्वियसली ये सब इसके अंदर ही है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? इनमें से किसी के बीच में नहीं कर सकता, तो वो पॉइंट्स को हटा दो। बचे कौन से पॉइंट? जो उनके बिल्कुल किनारे पे हैं, एक, दो, और इनके बीच में जितने भी होंगे, मान लीजिए 6 7 जितनी भी लाइन थी सारे। यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर देगी। तो यहाँ नहीं कर सकता तो इसको इंटरसेक्ट कर देगी, क्या मतलब है कि यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ कर सकता हूँ। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ नहीं कर सकता मैं? क्योंकि अगर मैं L2 और R2 को देखूँ तो मैं तो बोल सकता हूँ ना कि यहाँ तो ये खत्म हो गया, यहाँ से लाइन बना सकता हूँ, एक सेगमेंट बना सकता हूँ। बट
फिर मुझे ये भी तो चेक करना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट ना करे। अब अगर ऐसे चेक करने लगा तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाऊंगा। क्यों ना मुझे पहले ही बताओ कि जो मैं लाइन खींचने वाला हूँ वो किसी और से इंटरसेक्ट करेगी नहीं। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये जो ओवरलैपिंग आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं ना, 2D प्लेन में रेक्टेंगल ओवरलैप नहीं थे, बट जब मैंने इनका प्रोजेक्शन बनाया तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं ये L2 R2 को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, मतलब इन दोनों को ओवरलैप कर दूं और इसको हटा दूं L3 वाले को। तो तब तो मुझे डिसीजन लेने में आसानी होगी। तब तो मुझे पता ही है कि मैं यहाँ से यहाँ तक किसी को चूज ही नहीं कर सकता, ये वाला चूज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, वी नीड टू मर्ज इंटरवल्स प्रोजेक्टेड ऑन 1D एक्सेस। ठीक है, मान लीजिए मैंने सबको मर्ज कर दिया, तो अब मेरे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे इंटरवल हो सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल एग्जैक्टली टच कर रहे होंगे ना उनको मर्ज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वहां से लाइन कर सकता हूँ मैं। ये एक करेक्ट मेरी लाइन है जो सेगमेंट में तोड़ेगी, तो ये मर्ज नहीं होंगे, ओवरलैप मर्ज होगा। और जो पहले से ही अलग अलग है उनको तो मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ भी मेरे पास बहुत सारी लाइन है। तो अब मैं आंसर कैसे ड्राइव करने वाला हूँ इस चीज से। ठीक है, अगर मेरे पास मर्ज करने के बाद, मर्ज कैसे करेंगे वो एक अलग एल्गोरिथम है, अगर मेरे पास मर्ज करने के बाद एटलीस्ट 3 इंटरवल है, तो मैं एक लाइन यहाँ कर सकता हूँ, एक लाइन यहाँ कर सकता हूँ, है ना। अगर मान लो ये भी वर्स्ट केस में इसको टच कर रहा होता, तो स्टिल मेरे पास 2 लाइनें तो फिर भी बनती। तो मतलब वर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 3 इंटरवल है तो आप 2 लाइनें कर सकते हो, 3 सेगमेंट बनेंगे। और क्योंकि ये लाइनें ही मैंने सब कुछ ओवरलैप करके तब खींची है, मतलब ये लाइनें करेक्ट हैं, ये लाइनें किसी रेक्टेंगल से इंटरसेक्ट करती नहीं है, मतलब लाइन अपने आप में सही है। बस मुझे ये पता करना है कि सेगमेंट 3 है बने हैं या नहीं। तो मुझे ये पता है कि लाइनें सही सही हैं। बस अब मुझे ये पता करना है कि क्या मेरे 3 सेगमेंट बन पाए, 3 या 3 से ज़्यादा, है ना। 3 से ज़्यादा बन जाएंगे तो 3 भी बन जाएंगे। उसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास ये 3 रेक्टेंगल थे और अगर मैंने ये लाइनें खींची, तो 3 सेगमेंट तो हैं ही ये। वैसे मैं अगर ये भी करूँ तो ये 4 सेगमेंट बन जाएंगे, बट हमें तो आंसर सिर्फ 3 का ही लाना है। तो मेरे को एक ऑब्जर्वेशन ये मिलती है, इफ आफ्टर मर्जिंग ऑल इंटरवल्स, जो हमारे फाइनल इंटरवल्स बनते हैं, इफ लेंथ ऑफ फाइनल इंटरवल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो मेरे पास अगर 3 इंटरवल आते हैं तो मैं किन्हीं भी 2 इंटरवल के बीच में एक एक लाइन खींच दूंगा और मेरे 3 सेगमेंट बन जाएंगे। तो मेरा एक आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैं एक्स एक्सिस के लिए कर रहा था, सेम ही मैं वाई एक्सिस के लिए भी कर सकता हूँ। तो जो लॉजिक मैं एक्स के लिए लिखूंगा सेम वाई के लिए लिखूंगा। अब मेरे पास क्या बचता है टू डू, पहले मुझे एक्स और वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन निकालना है। अभी तो हमने ऐसे देख के निकाल दिया था ना प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन है क्या अल्टीमेटली, मेरे पास ये था ना, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, एंड एक्स और एंड वाई। तो ये जो एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन है, स्टार्ट और एंड, तो ये तो एक्स प्रोजेक्शन हुआ। और ये जो स्टार्ट वाई और एंड वाई है ये वाई प्रोजेक्शन हुआ। मतलब ये एक इंटरवल है एक्स एक्सिस पे, ये एक इंटरवल है वाई एक्सिस पे। तो मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ आराम से, 2 एरे बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ए बी सी डी बोलूँ, हर एक रेक्टेंगल का मैं ए और सी का एक अलग एरे बनाऊंगा, बी और डी का एक अलग एरे बनाऊंगा। इसको बोलूंगा एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन का एरे, इसको बोलूंगा वाई एक्सिस प्रोजेक्शन का एरे। ठीक है, तो अब मेरे पास इंटरवल्स आ गए एक्स और वाई एक्सिस के। अब मुझे क्या करना था, इंटरवल्स को मर्ज करना था। तो अब मेरी प्रॉब्लम बची खाली इंटरवल्स को मर्ज करने की, जो कि फेयरली सिंपल कॉमन प्रॉब्लम है, मर्ज इंटरवल्स प्रॉब्लम। करते कुछ नहीं है, सबसे पहले शॉर्ट करते हैं इंटरवल्स को, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्स है, मतलब एल है और आर है, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो सॉर्ट होनी चाहिए। तो हम उसको एल से सॉर्ट कर देते हैं, तो जितने भी इंटरवल होंगे
मान लीजिए वो ऐसे थे L1 R1, L2 R2, L3 R3। तो आपको पता है कि L1 इज ग्रेट लेस देन L2 इज लेस देन L3, ये वाली कंडीशन तो प्रिविलेंट है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। बस अब मेरे को चेक करना है, और मैं एक न्यू मर्ज इंटरवल्स का एरे बनाने वाला हूँ, तो उसमें L1 R1 से शुरुआत करूँगा। देन ये L2 R2 आएगा, मैं देखूंगा अगर ये L2 R1 से पीछे है, मतलब छोटा है, तो मुझे ये जो एग्जिस्टिंग इंटरवल था इसी को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कहाँ तक करना है? मैक्सिमम ऑफ R1 और R2। तो देखने में तो हाँ चलो इसे मान ही लेते हैं कि ये ओवरलैप कर रहा था, तो मेरा जो प्रीवियस इंटरवल होगा उसी को मैं L1 से R2 तक कर दूंगा, L1 से R2 तक। देन मेरा नेक्स्ट इंटरवल आएगा L3 R3, जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा, तो मैं इसको सिंपली ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे आ गए मर्ज इंटरवल्स। और ये पूरा का पूरा जो हमने, और इन दी एंड इस जो ये एरे बना है इसकी लेंथ अगर ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो ट्रू है फॉर दैट एक्सिस। और फिर हम एक्स एक्सिस के लिए ये पूरा लॉजिक एक बार चला लेंगे और एक बार वाई के लिए, और दोनों में से जो भी ट्रू रिटर्न करेगा ओवरऑल आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। तो एक फंक्शन लिख लेंगे पूरे लॉजिक के साथ, उसमें बाहर से इनपुट दे देंगे एक्स एक्सिस के इंटरवल्स का और वाई एक्सिस के इंटरवल्स का, प्रोजेक्शंस का सॉरी। तो यही था इस क्वेश्चन में। चलिए एक बार इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले उस फंक्शन को इनिशियलाइज कर लेते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन एज एन इंटरवल आर्ग्यूमेंट लेगा, उनको सॉर्ट करेगा, देन उन ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करेगा, और इन द एंड जो हमारे मर्ज इंटरवल्स है अगर उनकी लेंथ ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम सॉल्व दे देते हैं, आर्ग्यूमेंट को बोल देते हैं इंटरवल्स। सबसे पहले इनको सॉर्ट कर लेते हैं। देन मर्ज नाम का एक नया एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसमें एटलीस्ट वन इंटरवल तो होगा ही जो जीरो इंडेक्स पे होगा। वर्स्ट केस में अगर सारे इंटरवल ओवरलैप कर गए तो एक सुपर इंटरवल बनेगा जो यही होगा, बस उसका आर की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट तक चली जाएगी। देन आइट्रेट करते हैं फॉर L2 R2 इन इंटरवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, और जो हमारा L1 R1 होगा वो सबसे लास्ट इंटरवल जो होगा मर्ज एरे में वो होगा प्रीवियस, मतलब जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। अगर L2 लेस देन है R1 से तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग वाला केस है। अगर ओवरलैपिंग वाला केस है तो हमें एग्जिस्टिंग इंटरवल जो है उसी के आर वर्क की जो वैल्यू होगी उसको चेंज करना है मैक्सिमम ऑफ R1 या R2 के। अगर नॉन ओवरलैपिंग वाला केस है तो हमें अपने मर्ज्ड एरे में ये जो नया इंटरवल आया है इसको एज इट इज अपेंड कर देना है। और इन दी एंड अगर इसकी लेंथ मर्ज्ड एरे की ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो मतलब ट्रू रिटर्न कर देना है। अब हमें एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन से इंटरवल बनने वाले हैं और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन से इंटरवल बनने वाले हैं उनको फिल्टर आउट करना है। तो नाम भी उनका एक्स इंटरवल्स ही दे देते हैं। तो एक्स इंटरवल पे जो थे वो थे स्टार्ट एक्स और एंड एक्स। तो अगर मैं इनको यहाँ पर देखूँ तो स्टार्ट एक्स है जीरोथ इंडेक्स पे, एंड एक्स है सेकेंड इंडेक्स पे। तो अगर एक मैं लूप लगाऊं फॉर A B C D, अनपैक कर लूँ सारी वैल्यूज फ्रॉम रेक्टेंगल्स, तो ए और सी वाली जो वैल्यू होगी वो मेरे लिए स्टार्ट एक्स और एंड एक्स होगी। सिमिलरली वाई इंटरवल्स को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। जो दो वैल्यू बची वो बची बी और डी, वो वाई इंटरवल्स के लिए होगी। देन हमें इस फंक्शन को दोनों इंटरवल्स के लिए कॉल करना है, एक्स इंटरवल्स के लिए और वाई इंटरवल्स के लिए। ठीक है, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो ये आपका कोड चलेगा ही नहीं और सिंपली यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। तो
ये क्वेश्चन आई गेस हाँ मीडियम लेवल का तो था, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं। बट अगर इसको ये देखा जाए बेसिकली सिमुलेट करके कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, प्रोजेक्शन अल्टीमेटली आप लाइन कहाँ ड्रॉ कर सकते हो। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि एक्स और वाई एक्सिस पे आप लाइन ड्रॉ किन किन पॉइंट्स पे कर सकते हो, देन आपको ये पता लग जाएगा कि सिर्फ उन पॉइंट पे कर सकते हैं जहाँ पे वो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया समथिंग आ ना रहा हो। और उनको कैसे निकालना है, आपने जब इसको 2D से 1D में कन्वर्ट करा तो सिंपली आप इंटरवल्स को ओवरलैप करके जो भी आपके मर्ज्ड इंटरवल्स बनते हैं उनकी जो लेंथ होगी उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। तो फेयरली ट्रिकी क्वेश्चन, बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।